हमारे सभी एडीओज, हमारा सभी सपोर्ट स्टाफ, हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधान बंधु जो अपनी पूरी मेहनत और पूरी कर्मठता और पूरी की पूरी लगन के साथ और इस कार्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा सपोर्ट करने वाले हमारे ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरीज और उनके सभी साथी पंचायत सहायक बंधुगण। डिटेल में हम सर को सुनेंगे। मैं बस ब्रीफ में 3-4 चीज़ें आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने स्कूलों के कायाकल्प के ऊपर इतना अच्छा काम किया है। 91% जनपद रामपुर का स्कूल का कायाकल्प टच कर गया है। तो मैं चाहूँगा कि इतने अच्छे काम के लिए और इतना पुण्य काम आपने किया है उसके लिए एक बार आप सब लोग एक बार खुद के लिए ताली बजाएं। बिल्कुल आशा से भी बेहतर आप लोगों ने कार्य किया है। स्मार्ट क्लास में आपने इतना अच्छा कार्य किया है। लगभग 900 के आसपास स्मार्ट क्लासेस आपने 2 चरणों में निर्मित करवाई है और जहाँ भी स्कूलों में हम जाते हैं देखते हैं कि स्मार्ट क्लासेस का संचालन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और उसी से प्रेरणा लेकर के हम देख रहे हैं कि कई स्कूलों में कई टीचर्स ने अपने खुद की जेब से पैसा लगा के या फिर कंपोजिट ग्रांट का जो फंड है उसको लगा के उन्होंने और भी अधिक स्मार्ट क्लासेस का निर्माण कराने का कार्य किया है। तो ये आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। कुछ बिंदु हैं जो कि ग्राम्य विकास के भी प्राथमिकता के बिंदु हैं। अभी काफ़ी डिटेल में नरेगा के ऊपर आपको बताया गया था। मनरेगा में 2 चीज़ों के ऊपर हमको बहुत विशेष तौर पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो नरेगा में जनपद रामपुर में जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो हमारे वर्कर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन का रेट जो है वो सिर्फ 17% है, जो कि एक चिंता का विषय है। हमारे बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि पीएम अजय योजना से भी आच्छादित है और शेड्यूल्ड कास्ट की जितनी पॉपुलेशन जनपद रामपुर में है उसके और जितने जॉब कार्ड्स हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं उनके अनुपात में उनको हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो आप सभी से एक अनुरोध रहेगा कि शेड्यूल्ड कास्ट के वर्कर्स के पार्टिसिपेशन के ऊपर आप फोकस दें। इसको शासन से भी लगातार मॉनिटर किया जाता है। एक आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले वर्ष तक भी हमारे यहाँ पर नरेगा में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वो 16 से 17% तक था। आप लोगों की मेहनत से वो जंप करके 23% तक चला गया है, लेकिन कम से कम 33% वो मैंडेटेड है, वो होना चाहिए। हमने एक विस्तृत कार्य योजना इसकी बनाई है सभी बीडीओज के साथ में और सभी एपीओज के साथ में। इसको हमने शेयर भी किया है, इसकी हमने चर्चा भी करी है फिर से। लेकिन क्योंकि ग्रास रूट के ऊपर आप लोग काम करते हैं, एक एक जो भी वर्कर है उसके साथ में आप संपर्क में रहते हैं, ये अनुरोध है कि नरेगा के अंतर्गत हम लोग महिलाओं की भागीदारिता बढ़ाने में सतत रूप से काम करें और हम एक सेल्फ इम्पोज टारगेट बना लें कि 30% से ऊपर हम इस वित्त वर्ष में महिलाओं की भागीदारी जो है वो नरेगा में सुनिश्चित करवाएंगे। ओडीएफ प्लस आपका एक बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। अब हमारे पास 505 ग्राम पंचायतें ऐसी है जनपद में जिनमें ओडीएफ प्लस के लिए शासन से हमको फंड प्राप्त हुआ है। पिछले वित्त वर्ष में हमको लगभग 38 करोड़ हमको प्राप्त हुआ था। इस वित्त वर्ष में लगभग उतनी ही धनराशि हमको प्राप्त हुई है। ये बहुत अच्छी धनराशि है जिससे आप स्वच्छता का पूरा परिवेश आप परिवर्तित कर सकते हैं, उसका कायाकल्प कर सकते हैं। उसमें गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दें। आरआरसी सेंटर्स के बारे में हमको बस ये बात कहनी है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। 2 चीजें मुझे इसके संबंध में आपको कहनी है। प्रथम तो आप डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। जहां पर भी हम गाँव में जा रहे हैं वहां हम ये देख रहे हैं कि एक तो बाजारों के अंदर जो है वो डस्टबिन नहीं रखे गए हैं। सभी लोग इसको एक अभियान के रूप में चलाइए और मार्केट्स में खुद मार्केट के आपके जो व्यापार संघ है उनसे बातचीत कीजिए। कल भी मैं गांव में गया था, वहां हमने देखा कि एक दुकान के बाहर बहुत सारा कचरा रखा था, तो हमने उसको कहा कि आप एक यहाँ पर डस्टबिन भी रख सकते थे, इसमें कचरा करवाने की क्या आवश्यकता है। थोड़ा सा आप उनको सेंसिटाइज करेंगे, अपनी लीडरशिप दिखाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो विजिबल क्लीनलीनेस है जो कि ओडीएफ प्लस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके अंदर सुधार आएगा। तो एक तो आप डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और मार्केट्स के अंदर डस्टबिन का व्यवस्थापन, इसके ऊपर फोकस कीजिए। और दूसरा आरआरसी सेंटर जो है उसका संचालन अभी भी मूल भावना के अनुरूप नहीं हो रहा है। आरआरसी सेंटर को एक्टिवेट कीजिए। आरआरसी सेंटर के साइड में ही हमको कचरे के ढेर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वो सभी ग्राम सभाओं ने बड़े स्तर पर उनको खाली करवाने का काम किया, हम देख रहे हैं कि उसमें रिजल्ट भी आ रहा है। लेकिन आरआरसी सेंटर का संचालन एक आरआरसी सेंटर में 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख इस प्रकार का खर्चा जो है वो किया गया है। तो हमारे बीडीओज और एडीओ पंचायत जो है वो तो लगातार इसके ऊपर कार्य करें, लेकिन आप जो है एक बार फिर से इसमें संवेदीकरण, आज भी कार्यशाला में आपका संवेदीकरण किया गया है कि आरआरसी सेंटर का आपको किस प्रकार से उपयोग लेना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। कई ग्राम सभाओं ने आरआरसी सेंटर को एक रिसोर्स सेंटर के रूप में डेवलप करते हुए वहां पे वर्मी कंपोस्ट जो है उसका उत्पादन करना शुरू किया। मैंने देखा था कि कोयला, सिंगनखेड़ा, परम,
कल भी मैं ग्राम सभा में गया था भैंसोड़ी, सब जगह आरआरसी सेंटर के माध्यम से अब वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन शुरू हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। अन्य ग्राम सभाओं में भी इस चीज को हमको रेप्लिकेट करने की आवश्यकता है। उनको भी पूरा कराने की जिम्मेदारी जो हमारे ग्राम पंचायत के लीडर होते हैं वो ग्राम प्रधान उनकी है और वहां के सेक्रेटरी की। तो मैं ये फील कर रहा हूँ पिछले 5-6 महीने से कि जो जिस तेजी से आप लोग पहले काम कर रहे थे वो तेजी कहीं ना कहीं आप लोगों की कम हो गई है। मैंने विगत दिनों में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन थे कि जो हम लोग जनता दर्शन करते हैं या IGRS में जो लोग शिकायतें अपनी देते हैं तो उन शिकायतों का अध्ययन करके देखा जाए कि किस विभाग से संबंधित शिकायतें जाते हैं और किस प्रकार का निस्तारण है। कहीं ऊपरी सतही निस्तारण तो नहीं है या मेहनत करके किसी आम आदमी की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन का सकारात्मक प्रयास किया गया है, उसको देखा जाए। तो मुझे बड़ा दुख है ये कहते हुए कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अपना ये नैतिक कर्तव्य भूल गए। अभी मुझे लगता है कि आप सबको अचीवमेंट्स अलग अलग योजनाओं के बारे में भले ही हमारा अच्छा हो, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जो अच्छा हमने कर दिया बहुत अच्छी बात है, उसके लिए हम आप सबको बधाई देते हैं, हमको भी बधाई मिलती है। लेकिन हम भूतकाल में नहीं जी सकते कि जो हमने पहले अच्छा कर लिया उससे वर्तमान और भविष्य हमारा अच्छा हो जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे और जो चुनौतियां हमारे सामने रह गई है उसको कैसा पूरा करेंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। और जो व्यक्ति उसको समझ के काम करता है तो मेरी नजर में वास्तव में वो एक सच्चा एक शासकीय कर्मचारी है, सच्चा जो जनता का सेवक हम जिसको कहेंगे वो है। और जो केवल अतीत की बहुत स्वर्णिम स्मृतियों में होकर जीता रहता है तो उसमें कुछ नहीं निकलता। बहुत सारे लोगों को मेरी बातों में आलस आ रहा होगा, जैसे वो सफेद शर्ट वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, उनको उबासी आ रही है कि क्या कि बातें बताया कि हर बार आते हैं और चले जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि उबासी अभी ले लो और जिस दिन फिर हमारा डंडा पड़ेगा तो उस दिन फिर पछताओगे, फिर आओगे रोते हुए मेरे पास किताब वो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा आप सबको, योजनाओं की समीक्षा हम करेंगे बाद में। आपके जितने सचिव यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबको मैंने अभी 4 दिन पहले लेखपालों के साथ में बुलाया था और बहुत ही खराब जो हमारा जो लोगों की शिकायतों पे कार्रवाई है वो बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। मैक्सिमम प्रधान जो है सबके लिए ये लागू नहीं होता, मैक्सिमम प्रधान जो है वो फिर से, जब मैंने पहली बार भी जब आप चुन के आए थे, बीच में भी जब मैं मिलता हूँ हमेशा कहता हूँ कि गाँव की जो आपकी पंचायत का चुनाव था वो खत्म हो गया। हर मजरा हर गांव का व्यक्ति वो आपके गांव का निवासी है, उसमें उससे भेदभाव करके और वहां पे भेदभावपूर्ण विकास कार्य कराना ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये पैसा आपकी बकौती नहीं है, आपके पूर्वजों ने आपको नहीं दिया, ये पैसा सरकार का है, जनता का है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की निधि प्राप्त होती है और उसमें कहीं गाइडलाइन में ये नहीं आता है कि प्रधान जी को जिसने वोट नहीं दिया उसके यहाँ पे काम नहीं होगा, वो भटकेगा। तो लेकिन ऐसी शिकायतें मेरे पास बहुत ज्यादा है। सर मैंने अभी बहुत सारे लेखपालों को सस्पेंड कर दिया है, बहुत जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब की जो सेवा पुस्तिका है इन सब में भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। तो कोई अल्टीमेटली आप लोग ये ना समझे कि भी हम तो चुपके आगे 5 साल तक व्यवस्था के ऊपर बोझ बन के बैठेंगे, हमारा कोई क्या कर लेगा। तो अब अगला डंडा आपके लिए है हमारा, क्योंकि अल्टीमेटली 16 लाख लोग इस जनपद में गाँव में रहते हैं और भी ज्यादा रहते होंगे, 26-27 लाख की पॉपुलेशन है, लेकिन जो नगर पालिका नगर पंचायतों को अगर हटाते हैं लगभग 16-17 लाख लोग यहाँ जनपद में गाँव में रहते हैं। तो उनकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है और देखभाल करने में कोई किसी को बच्चे की तरह खाना तो खिलाना नहीं होता है। तो देखभाल करने का तात्पर्य यही है कि जो एक तो शासकीय योजनाएं हैं बिना भेदभाव के उनको सबका लाभ मिल जाए। दूसरा, जो व्यक्ति फिर भी अगर परेशान है किसी कारणवश, उसकी बात सुन के उसका स्थानीय स्तर पर ही निराकरण हो जाए, उसको भटक के ब्लॉक में या तहसील में या कलेक्ट्रेट में ना आना पड़े, विकास भवन में ना आना पड़े। और अगर उसके बाद भी वो भटक के आ गया तो पहला सवाल जो हम पूछते हैं, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ ये सब चीजें ताकि आपके दिमाग में मनोमस्तिष्क में घुस जाएगी। फिर कल को आपको ये अवसर नहीं मैं नहीं दूंगा कि तब आपने बताया नहीं था और आपने सीधे कार्रवाई कर दी हमारे ऊपर। इसलिए रिपीटेशन भी लगता हो कई लोगों को, लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि जब मैंने बता दिया
उसके बाद भी अगर कोई चीज नहीं होती है, इसका मतलब मेरे शब्द को और उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमको जिस अथॉरिटी से विकास कार्यों के लिए यहाँ पे भेजते हैं, उस चीज को चुनौती दी जा रही है, व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। तो व्यवस्था को चुनौती देने के ना साहस किसी में ना कोई दे सकता है और ना उसको चुनौती देने के बाद में कोई व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है। तो इसीलिए जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है तो हम, अब आप में से बहुत सारे प्रधान सेक्रेटरी को हमें बहुत सारी शिकायतों में बुलाया भी है, हो सकता है पता नहीं उन्होंने आपसे चर्चा की होगी, 100% की होगी, क्योंकि ये सब चर्चा के बिंदु होते हैं कि डीएम साहब ने बुलाया था और उसमें कईयों पे हमने कार्रवाई भी की थी। आप सब ने देखा होगा कि जिन्होंने आवास योजनाओं में स्थानीय राजनीति के वश और कटुता के वश जो पात्र व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, उसका अगर शोषण किया, उसका नाम काट दिया, तो हमने जिम्मेदारी भी उसकी तय की। पर मुझे खुशी है उसमें कि उन्होंने अगर गलती की तो स्वीकार किया, स्वीकार करके प्रयास किया कि अपनी गलती का हम लोग सुधार कर ले। ये भी अच्छी बात है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। तो उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो व्यक्ति गलती करे स्वीकार कर ले, सुधार कर ले, वो सबसे अच्छा व्यक्ति है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलती भी करेंगे, छुपेंगे भी और मानेंगे भी नहीं और प्रयास करते हैं गुमराह करने के, तो उनका फिर ईश्वरी मालिक है, फिर वो अपने नियति का निर्धारण खुद कर रहे हैं, तो वो उसके लिए उनको धन्यवाद, उसको हम देखेंगे फिर आगे। तो इन सारी बातों का सार ये, जो सबसे पहली चीज मैं कहना चाहता हूँ, मेरा जो आज की कार्यशाला में मेरी तरफ से जो पहला बिंदु है, आप सब लोग उसको अपने डायरी में नोट कर लीजिए। वैसे मैंने सारे एसडीएम्स को पर डे और पर मंथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, 30 बिंदु का एक नोट भेजा है जो अपने डायरी के पहले पेज चिपकाने के लिए मैं सारे खंड विकास अधिकारी को भेजने वाला हूँ, सारे प्रधानों को भेजने वाला हूँ, सारे सेक्रेटरीज को भेजने वाला हूँ, ताकि फिर एक रूप का रहे। हमने कह दिया वो आपको याद रहे, और अगर नहीं याद रहता तो मैं बिंदुवार पे लिख दूंगा। मैं बहुत ये माइक्रो लेवल पे उस पर जा रहा हूँ, और उसके बाद में फिर आपको अवसर नहीं देंगे। तो जो पहला बिंदु है, जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, जो पब्लिक के लोग आ रहे हैं, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो हमारे गांव के शहर के लोग हैं, उनकी जो रोज की परेशानियां हैं, जो एप्लीकेशन वो आपको और हमको देते रहते हैं, उसका निस्तारण यथा समय सही तरीके से उनका करना है। तो ये आपको करना है, करना नहीं चाहिए आदमी। मैं उदाहरण दूंगा, कल एक मेरे पास कलेक्ट्रेट में एक महिला आई, उनके पति का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई अप्रैल माह में। नोएडा में वो प्राइवेट काम करता था और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। बाद में उसकी एक बच्ची भी है 6 साल की, वो अपने ससुराल से, उसके ससुर ने उसको बाहर निकाल दिया। उसने वो एक अलग डिस्प्यूट है, उसने अप्रैल माह में अप्लाई किया पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, जिसको आम भाषा में आप लोग बोलते हो वारिसान प्रमाण पत्र। जानते हो ना सब लोग? थोड़ा तेज बोलो जी। तो कलेक्ट्रेट में किया, कलेक्ट्रेट से वो चला गया लेखपाल साहब के पास में अप्रैल माह में कि इसमें रिपोर्ट दे दें। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और लगभग सितंबर, 6 महीने से वो उसको लग के बैठा हुआ है। वो महिला जो है वो दर की ठोकर खा रही है, क्योंकि जब तक उसको पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, तब तक उसको प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलेगा। वो और उसकी 5 साल की बच्ची को ना वो उसके ससुराल वाले घर में रखने को तैयार है, ना उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं, और उनका लड़का तो चला ही गया। तो अब उस महिला और उस बच्ची का क्या दोष है? उसका भविष्य तो अंधकार में हो गया पूरी तरह। और जो हमारा शासकीय कर्मचारी, हमारा लेखपाल, वो 6 महीने उस पर समोसा रख के तल के खा रहा है, उसको ना बता रहा है, ना पूछ रहा है, बस केवल रख के बैठा हुआ है, ना कोई निर्णय ले रहा है। और निर्णय क्यों ले रहा है वो? कि साहब वो गाँव में मुझे अभी बताना नहीं कौन सा गाँव है, मेरे स्टाफ होगा ना यहाँ पे, कौन सा गाँव? सरकड़ी। कौन सा ब्लॉक होगा? ये टाटा में सरकड़ी का प्रधान होगा कोई यहाँ पे? सरकड़ी कौन है? हाँ, तुम्हारे गांव की है वो महिला, तुम्हें जानकारी होगी। तो मैंने वहां पे इसलिए उस लेखपाल सस्पेंड किया है, कल रेखा उसका नाम है, उसको मैंने कलेक्ट्रेट में अटैच कर लिया। तो ऐसे लोगों को नौकरी में तो हम रहने देंगे, एक मौका देंगे, उसके बाद भी क्या तो बर्खास्त कर देंगे। उसके बाद बहुत सारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, वो सेवा में आएंगे तो कम से कम जनसेवा का काम तो अच्छे से करेंगे। और एक बार नौकरी में आने के बाद में और फिर आलस से जो छा जाता है और दिमाग जो है वो पता नहीं किस चीज में चला जाता है कि 6-6 महीने रिपोर्टें लटका के बैठे रहते हैं, ना डिसीजन लेते नहीं है, और लोग जो है बेचारे भागते रहते हैं। कभी मेरे पास भाग रहे हैं, कभी एसडीएम के पास भाग रहे हैं, कभी तहसीलदार के पास भाग रहे हैं, कभी कहीं चक्कर काट रहे हैं, कभी कोर्ट में भाग रहे हैं, भाग ही रहे हैं उसको। और जब कौन सा काम अगर उसका समय पे वो जो काम 7 दिन का था
भाई उसमें इतना उसको तो देना था कि ये उसकी वाइफ है कि नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो उसमें इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि वो उसकी वाइफ है कि नहीं है, वो इतना उसको देना था, अभी उसकी वाइफ है, ये उसकी बेटी है, ये उसके माता पिता है, और उसमें भाई बहन का देना होता है, डेट शीट खत्म हो जाता है। अब वो कहानी सुना रहा है उसमें कि वो सिविल कोर्ट में चल रहा है और ऐसा हो रहा है, तो कोई कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। कोई सिविल सीधे खड़े हो जाइए, पीछे से भागो मत, सीधे सीधे खड़े रहो, सुनो समझो और काम करो। महात्मा गांधी जी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं, उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा कि वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करें। इस विचार के साथ गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना है सर? क्या देखिए, स्वच्छता ही सेवा ये अभियान भारत सरकार का है और जिसमें पूरे भारतवर्ष में गंदगी को लेकर, गंदगी हटाओ के नारे के साथ में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष की जो इसकी थीम है वो कचरा मुक्त भारत रखी गई है और कहीं भी किसी शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में कूड़ा ना दिखे, कचरा ना दिखे और सफाई का एक व्यापक आंदोलन चलाया जाए, एक व्यापक एक अभियान चलाया जाए। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार के निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसीलिए आज हमने सारे जनपद के प्रधानों की, हमारे सभी सचिवों की, सभी खंड विकास अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारियों की कार्यशाला यहाँ बुलाई थी और न केवल स्वच्छता के बारे में, कचरा मुक्त भारत अभियान के बारे में उनको बताया गया है, बल्कि जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के का जो ध्येय है जन प्रथम, नागरिक प्रथम, यानी नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना और जो अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान पे उसकी समस्या का समाधान करना, उस ध्येय के साथ में सब लोग आगे बढ़े, उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कुपोषण में, पंचायती राज में, ग्राम्य विकास में जो जो जिम्मेदारी पंचायतों की निर्धारित की गई है, सारे प्रधान उसको बहुत अच्छे से निभाएं, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करके सारे सेक्रेटरी काम करें। और अगर ये भी बताया गया है कि इन सब चीज़ों में शिथिलता फिर भी अगर पाई जाती है, कहीं किसी नागरिक को ने इनको अप्रोच किया किसी काम के लिए और होने लायक अगर काम है उसके परेशान किया गया, लटकाया गया, तो उसमें फिर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। प्रधान की प्रधानी भी हम लोग धारा 95(6) में समाप्त करेंगे और जो सेक्रेटरी हैं उनको भी हम लोग सस्पेंड करेंगे अगर काम नहीं करेंगे तो काम करें, काम को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। कई पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया है, उनको पुरस्कृत भी हम लगातार करते हैं। ऐसे प्रधानों को भी हम लोग साधुवाद देते हैं, ऐसे सचिवों को भी साधुवाद देते हैं। लेकिन व्यवस्था का विरोधी बन के अगर जनता को भटकाने का काम कोई करेगा तो उसके लिए हम लोग दंड का भी प्रावधान करने जा रहे हैं। सर, आपके द्वारा कुछ सचिवों पर भी कार्रवाई की गई है? हाँ, देखिए, जो IGRS और जनता दर्शन है वो उत्तर प्रदेश सरकार की
टॉप प्रायोरिटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए हैं, जनता को सीधे सुना जाए, जनता की तकलीफ़ों को लटकाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रभावी रूप से की जाए। तो ऐसे जितने लोग जो IGRS में लापरवाही कर रहे थे, ऐसे जितने लोग जो जनता की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही कर रहे थे, उन पे हम लोग कार्रवाई बहुत तेज़ी से हमने स्टार्ट की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी कर्मचारी अधिकारी इससे सबक लेंगे और पूरे मनोयोग, पूरे उत्साह, पूरे ऊर्जा के साथ में जनता के लिए काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। सर, इस कार्यशाला में कौन कौन लोग शामिल रहे हैं? इसमें देखिए हमारे मुख्य विकास अधिकारी CMO साहब, हमारे जो DC मनरेगा हैं, DC NRLM हैं, DPRO हैं, समाज कल्याण अधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी हैं, कृषि विभाग के लोग थे, प्रोबेशन विभाग के लोग थे, सभी विभागों के लोग थे, सभी प्रधान थे, सभी सचिव थे। तो करीब 1000 के आसपास लोग हमारे यहाँ पे थे जिन्होंने आज प्रतिभाग किया है। सर, देखा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिकायत करता है दर दर भटकते हैं और वो लास्ट में आपका सहारा लेते हैं, तो क्यों ना सर इसको तहसील स्तर पर ही निस्तारण करा दिया नहीं, यही तो जैसे मैंने कहा ना, अभी यही चीज़ मैंने कही है कि सबसे पहले तहसील स्तर भी क्यों, ग्राम स्तर पर निस्तारण अगर कोई चीज़ हो सकती है तो उसको वहीं से कराना चाहिए। तो इसीलिए हमने सेक्रेटरी, प्रधान और जो हमारा पूरा पंचायत भवन इसलिए बना हुआ है, ग्राम पंचायत सचिवालय का नाम इसलिए दिया गया है कि लोगों को कलेक्ट्रेट में ना भटकना पड़े। तो सबसे पहले जो मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा, पहले अपने सेक्रेटरी, प्रधान, अपने लेखपाल से उसकी शिकायत करें, उसके बारे में उन्हें अवगत कराएं। नहीं सुनते उसके बाद में BDO और SDM को बताएं, और वो भी अगर नहीं सुनते तो फिर मेरे पास आएँ। तो और मैं देख भी रहा हूँ कि जो लोग आते हैं मेरे पास, मैं पूछता भी हूँ कि पहले आप जो हमारे अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके पास गए हैं क्या। अगर उनके पास जाने के बाद भी निस्तारण नहीं होता, लापरवाही किस स्तर पे होती है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई कर ही रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ देखने को मिली है कि कुछ अधिकारियों की, प्रधानों की झूठी शिकायतें की जाती हैं। नहीं, अगर जो देखिए वो बिल्कुल ठीक है, व्यवस्था में हर तरीके के लोग हैं। जो लोग झूठी शिकायतें करते हैं तो उस पर हम कोई कार्रवाई भी नहीं करते। बहुत सारी हमारे पास मतलब आपको वो ब्रीफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे लगभग 2-3 दिन में ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे झूठी शिकायत की। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एक दिन जैसे जो पिछला संपूर्ण समाधान दिवस था, एक गांव से करीब 20 लोग आए कि हमारा बारिश में साहब बहुत नुकसान हो गया, मकान गिर गया। तो मुझे थोड़ा उसमें आश्चर्य भी हुआ था कि हमने सारे लेखपालों को निर्देश दिए हैं कि, और आपने देखा भी होगा, जब अतिवृष्टि हुई तो फसल सर्वे के लिए, और अगर कहीं जनहानि या पशु हानि हुई है या मकान क्षति हुई तो हमारी टीमें तुरंत पहुंची हैं। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। तो उस गांव के लेखपाल से मैंने पता किया और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए धरातल पर किस तरह, क्या आपका डंडा जारी रहेगा ग्राम प्रधानों पर? देखिए, सरकार की योजनाओं को धरातल पे लागू करना प्रधानों की और सचिवों की जिम्मेदारी है, और वो कर भी रहे हैं। जैसा मैंने अभी कार्यशाला में भी कहा कि जितनी हमारी मेजर स्कीम्स हैं जिसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत का योजना बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है। अभी हमारे CDO साहब ने बताया था कि टॉप 10 में हमारे पूरे प्रदेश उसमें है भी। पर जो लोग जिनका काम हो गया, तो हमारी चिंता उनके साथ साथ जिनका नहीं हो पाया, जिनका नाम नहीं आ पाया, उनको लेकर ज़्यादा होती है। तो वो हमेशा एक लिस्ट बनी रहती है। तो उस पर हम लोग प्रयास करते हैं कि जो लोग योजना के अंतर्गत अगर पात्र हैं तो वो ना छूटें कम से कम। तो उसी के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, चाहे राशन कार्ड की योजना हो, पेंशन की योजनाएं हो, रोजगार की योजना हो, मनरेगा में काम को लेकर हो, किसी के यहाँ पे नाली सड़क खड़ंजा बनना हो, पार्क बनना हो, लाइट लगनी हो, तो इन सब चीज़ों पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत सारी यही वो टीम है जिसने बहुत अच्छा हमारा काम भी किया है, और मुझे विश्वास है कि आगे भी ये सब लोग अच्छा काम करेंगे, चूँकि बीच बीच में उन सबको बुला के और नए नए जो डायरेक्शंस आते हैं, और कई बार इतने काम में लोग भूल जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, तो उनको फिर से उनका जॉब याद दिलाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू।